दिल्ली में बीजेपी ने भारी बहुमत ही हासिल नहीं की है, बल्कि 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है, वनवास से लौट आए हैं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के एक काउंसलर से विधायक के बाद एलओपी और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मा भी संभाल चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजेंद्र गुप्ता हैं, जो रोहिणी विधानसभा सीट से एक बार फिर जीत हासिल की है। विजेंद्र जी, आईटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। विजेंद्र जी, इस जीत का श्रेय किसको देते हैं, पीएम मोदी को या किसी और को? मोदी जी को तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व पर और मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया और ये जनता की जीत है। जनता ने मोदी जी को दिल्ली सौंप दी है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि लोग बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली में एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद जगी है और इसके लिए सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी प्रेरणा के स्रोत है। मैंने देखा, जो नई रोशनी की आपने बात की है, अब अंधेरा जो है छट गया है। और मैंने देखा कि आपने व्हाट्सएप पे डीपी अटल बिहारी वाजपेयी की लगा रखी है, जिसमें आप यंग दिख रहे हैं। ये बहुत पुरानी है और उस डीपी की, उस फोटो की खास बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ और अटल जी सुन रहे हैं। तो अटल जी से बहुत प्यार मिला मुझे हमेशा। कॉलेज के ज़माने की डीपी है वो फोटो है वो। लेकिन वो मैसेज काफ़ी कुछ देता है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो इसलिए एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और पार्टी का जो पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, महाअधिवेशन, मुंबई में हुआ था 1980 में, जब मेरी आयु 17 वर्ष भी नहीं थी, जब पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई। जब मैं, हाँ जी, मैं 17 वर्ष का था और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। तो उस समय मैंने वो अधिवेशन अटेंड किया था। इतना लंबा एक सफ़र, और संघ में भी स्वयंसेवक के रूप में, जब मेरी आयु मात्र 8 वर्ष थी, मैंने जब शाखा में जाना शुरू किया, तो एक भावनात्मक रिलेशन है पार्टी से, पार्टी की विचारधारा से। आपने संघ की बात की, तो इस बार संघ ने भी आप लोग को जीत दिलाने की पूरी ताकत झोंक दी। विक्ट्री प्लान उन्होंने तैयार किया था। देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक, एक एक व्यक्ति ने, जैसे मान लो इसे अपना चुनाव मान करके, क्योंकि लोग त्रस्त थे केजरीवाल की झूठ से, उनके प्रपंच से और उनकी विफलताओं से, और उसी का परिणाम है कि जो लोग कट्टर ईमानदारी की बात करके आए वो कट्टर भ्रष्टाचारी थे। लोगों ने भ्रष्टाचारियों को नकार दिया और सत्ता से खदेड़ा है, क्योंकि तमाम लीडर तो हार गए। क्योंकि पीएम ने भी इसी बात की और इशारा किया कि कट्टर बेईमान निकले। डेफिनेटली, ये तो घर घर में बात हो रही है। शीश महल बना दिया, और वो भी 50,000 गज में। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इतनी हिपोक्रेसी, इतना डबल स्टैंडर्ड, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन ये हाथी के दांत तो आप लोग अब दिखाने जा रहे हैं कल, क्योंकि कल पीएम मोदी ने कहा है कि अब हम क्रैक की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। जो ये नकारते रहे, जो इससे लगातार बचते रहे, कोर्ट में भी जाकर के कुछ से कुछ बयान देते रहे। बहुत हैरानी की बात है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, उन्होंने पिछले 7 साल से क्रैक की रिपोर्ट ही टेबल नहीं की। 14 रिपोर्ट हैं। 14 जी। और राष्ट्रपति सबसे पहले उठाया भी था। जी, राष्ट्रपति जी के पास गए, हम लोग गए, उपराज्यपाल जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, स्पीकर को मिले, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, सदन में मामला उठाया, मार्शलों से बाहर निकाल दिया, रिपोर्ट टेबल नहीं की। मैंने देखा था किस तरह से आप लोग को उठाया गया था जी, फर्स्ट रो से। जी। सीएजी की रिपोर्ट दबाना, मैं समझता हूँ, हत्या के क्राइम से कम नहीं है। आप लोगों के टैक्स का पैसा, जिसका सीएजी ने ऑडिट किया है, और देश की हर विधानसभा में रिपोर्ट रखी जाती है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जाती है, सारा पैसा, जनता के टैक्स का पैसा ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
केजरीवाल जी अगर उसमें सेंध लगा रहे हैं और पकड़े गए तो चोरी को छुपाने के लिए आप सीएजी की रिपोर्ट दबा देंगे। आपको याद होगा 2012 में सीएजी की रिपोर्ट ही थी जिसने मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था, 2G 3G स्पेक्ट्रम। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो उसके बाद ही हंगामा खड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस भी सीएजी की रिपोर्ट को रख नहीं पाई, दबा नहीं पाई। और ये जनाब जो है 7-7 साल रिपोर्ट दबा लेते हैं। अच्छा, किस किस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है? ये तमाम विभागों से संबंधित है। ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है, ये शिक्षा व्यवस्था पर है, ये पॉल्यूशन पर है, ये यमुना की सफाई को लेकर है, ये शीश महल पर है, शराब घोटाले पर है, लिकर स्कैम पर सीएजी की रिपोर्ट है। तमाम रिपोर्ट्स है, 14 रिपोर्ट्स है। क्योंकि लिकर घोटाले पे जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया था 2026 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी, 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है और ज़बरदस्त घोटाले पे घोटाले हुए हैं। ये घोटालों की सरकार थी। इस सरकार में बिना घोटाले के कोई काम ही नहीं होता था। घोटाला करना है इसलिए ये काम करो। जनता ने तो सबक सिखा दिया। जी, जनता ने तगड़ा सबक सिखा दिया। आप लोग भी सिखाएंगे? हम तो यही कहेंगे हमें तो परफॉर्म करना है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। और जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए लोग त्राही त्राही करते रहे, बारिश में बरसात हुई, दिल्ली जाम हो गई, सड़कें टूटी है, लोगों का क्या गुनाह है? क्या वो टूटी हुई सड़कें, अगर वो इतना ही तो कहते हैं कि सड़क बना दो, अगर वो कहते हैं पानी साफ पीने का पानी तो दे दो, अगर वो कहते हैं सीवर व्यवस्था तो ठीक, बेसिक एम्यूनिटीज आप नहीं दे पा रहे, आप साफ सफाई नहीं रख पा रहे। दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई और आप हैं कि लोगों के को एक साफ सुथरी दिल्ली देने में भी सफल नहीं हुए। तो क्या आप लोग, जैसा कि पीएम ने कहा कि रिपोर्ट टेबल करेंगे, आप लोग टेबल करेंगे रिपोर्ट? डेफिनेटली। क्या हाउस बैठते ही हाउस में सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है और इन रिपोर्ट्स के आधार पर मैं तो ये कहता हूँ इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जेल जाने चाहिए। जेल जाएंगे? बिल्कुल। लेकिन एक चीज कल आपने देखा होगा, केजरीवाल का वीडियो देखा कि नहीं? बाहर गए तो उन्होंने एक वीडियो किया, उन्होंने कहा कि अब हम अपोजिशन, पॉजिटिव अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। सरकार में रह करके तो पॉजिटिव सरकार की भूमिका निभाई नहीं, लेकिन चलिए अभी तो जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। विजेंद्र जी कहते हैं ना कि शॉर्टकट, कल पीएम ने भी इस बात को कहा कि शॉर्टकट की राजनीति से आए और जनता ने उसको शॉर्टकट कर दिया। लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा जो है सो तसल्ली रखे हुए हैं। आपने दिल्ली में काउंसलर भी देखा, आप खुद काउंसलर रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी कंटिन्यू जीतते हैं, इस बार भी आपने जीत हासिल की है। तो आपके दिमाग में इस तरह का कोई मास्टर प्लान या कुछ आपने तो सोचा होगा? देखिए, मैं तो लगातार दिल्ली के हित में, लोगों के हित में, अपने क्षेत्र के हित में सक्रियता से काम कर रहा हूँ और ये एक बहुत लंबा पीरियड है, लगभग 30 साल से। क्योंकि 28 वर्ष से तो हम लोग एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हैं। ये मेरा 7वां चुनाव है रोहिणी से। बिल्कुल। एक ही सीट पर लोग हर बार मुझे पहले से ज़्यादा जिताते हैं और मैंने इस बार भी मत जो है अपने काम के आधार पर मांगा है। काम बोलता है, मेरा नारा था काम बोलता है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। 65% वोट शेयर है मेरा। अगर मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए, लोगों के सामने अपने किए हुए काम रखने चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए कि वो उसका एनालिसिस करें। और दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला उम्मीदवार हूँ मैं और उसके पीछे पूरा चुनाव अपने किए हुए कामों के आधार पर लोगों से आग्रह किया कि आप फैसला लीजिए
और लोगों ने मुझे, मतलब कांग्रेस और आम आदमी के दोनों के वो कैंडिडेट के वोट मिला लें आप तो मुझसे आधे हैं। मेरे 71 वोट हैं, इन दोनों को मिला के 35,000 हैं। बिल्कुल। तो एक लंबा 38,000 मत से अगर भाजपा के प्रत्याशी को लोग जिता रहे हैं तो इसमें तो दो राय नहीं कि मोदी जी में लोगों का विश्वास है और मोदी जी के दिए हुए उम्मीदवार में लोगों का विश्वास है। क्योंकि जितनी बड़ी जीत उतना अधिकार भी होना चाहिए, जितनी तसल्ली उतना ज़्यादा जो है सो विश्वास भी होना चाहिए। तो कोई विश्वास मिला है उधर से, कोई तसल्ली उधर से मिली है? नहीं, देखिए हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, ना कोई उम्मीदवार होता है, ना कोई इंतज़ार होता है। ये सब पार्टी की हाईकमांड, हमें अपनी हाईकमांड पर पूरा विश्वास है। वो जो भी फैसला लेंगे वो दिल्ली के हित में होगा, देश के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, लोगों के हित में होगा। क्योंकि दिल्ली के सभी वर्ग, चाहे वो पंजाबी हों, सिख हों, बनिया कम्युनिटी के हों या अदर हों या पूर्वांचली हों, सभी लोगों ने बीजेपी को इस बार वोट किया है। और आप बनिया कम्युनिटी से आते हैं, ऐसी स्थिति में उनका एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कैबिनेट में। ये सब पार्टी हाईकमांड का विषय है, मेरा विषय नहीं है। और पार्टी ने हमेशा हर समाज के साथ न्याय किया है। आप देखिए, तीसरी बार हम केंद्र में चुनकर आए हैं। मोदी जी ने किस कदर समाज के हर वर्ग में विश्वास पैदा किया है कि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को साथ लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी ने कभी किसी भी वर्ग की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी समाज की अवहेलना की हो। लेकिन सवाल फिर मुख्यमंत्री लेकर के आता है। हालांकि आप लोग लगातार चुनाव में भी कहे कि हमारे कल्चर नहीं है, पहले हम दूल्हा घोषित करें। अब आप लोग जीत गए हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने ऐसा नहीं कहा, पार्टी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। पार्टी की हर प्रदेश में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। 2017 में जब हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में तो कोई चेहरा नहीं था, और चुनाव के बाद योगी जी आए और 2022 में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। तो जैसी जैसी व्यवस्था जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में चुनाव के समय होनी चाहिए, लक्ष्य है चुनाव को जीतना और लोगों को एक अच्छी सरकार देना। तो उसी तरह पे दिल्ली में भी स्ट्रेटजी बनी है। तो हम अभी भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। मैं तो पार्टी का विधायक हूँ। विधायक मुख्यमंत्री बनता अब है? भविष्य की गर्त में तो क्या क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पार्टी जो है वो दिल्ली में 48 सीटें जीत कर आई है और ये जनता की, दिल्ली की जनता के मन में एक उत्साह है भाजपा को लेकर। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आपके उम्मीदों पर भाजपा खरी उतरेगी। मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिया है कि यमुना को वो साफ करेंगे और हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे। पहले कैबिनेट में कुछ वादे पूरे होंगे? डेफिनेटली। ये तो सरकारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी। दिल्ली जो 10 साल बेहाल, दिल्ली किसी विजन के साथ विकसित होगी, एक विकास के रास्ते पर चलेगी। ये काम करने वाली एक ईमानदार सरकार होगी। ये सरकार पहला दिन नहीं, पहला घंटा भी व्यर्थ नहीं करेगी। उसमें आप भी होंगे? भाजपा की सरकार होगी और भाजपा की सरकार में हम सब लोग सम्मिलित हैं। मीटिंग बुलाई गई है इसके लिए विधायकों की? अभी वो मीटिंग उस तरह से नहीं हो रही है, थोड़ा समय लगेगा। अभी तो पार्टी की संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं, आगे की व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। तो अगले हफ्ते तक सरकार गठन हो जाएगा? 16-17? हाँ, डेफिनेटली 8-10 दिन में हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो विजेंद्र गुप्ता जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली में सारी
मुसीबतों को देखा है, किस तरह से चुनाव लड़े, किस तरह से जीत हासिल की और सबसे ज़्यादा मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो इन्होंने कहा है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी वो हम स्वीकार करेंगे और उसी आधार पर दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे।